सबसे पहले क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कई सौगातों के साथ यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास किया। सर पीपी चौधरी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही, इन लोकार्पण और शिलान्यास, क्योंकि हम ये राजस्थान में जो पंचायत कर रहे हैं वो हम किसानों पर कर रहे हैं, तो लोकार्पण और शिलान्यास जो हुआ उसमें किसानों के लिए क्या लेकर आई आपकी सरकार? देखिए, आज जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, ये पश्चिमी राजस्थान को खास कर करके बहुत बड़ी मारवाड़ को बहुत बड़ी सौगात, जो करीब 5,900 करोड़ की। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में हैं, जैसे रेलवे हैं, रोड हैं, तो हर क्षेत्र को कवर, काफ़ी क्षेत्रों को किया है, चाहे हेल्थ का हो। उसके अलावा जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों के मामले में केंद्र सरकार ने 2014 से आज तक काफ़ी काम किया है। चाहे फसल बीमा योजना का हो, जो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक काम है। पहले किसान जो हैं अपनी फसल बोते थे, उसकी बर्बाद हो जाती थी, कोई प्रावधान नहीं था उसको कंपेंसेट करने का। लेकिन आज किसान जो हैं लाखों करोड़ों रुपए जो फसल बीमा योजना के तहत उनको मिलते हैं। ठीक है, कुछ मामले ऐसे होते हैं इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट, क्योंकि केंद्र सरकार का काम एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का है, उस पॉलिसी फॉर्मुलेशन को ज़मीन तक ले जाने का काम राज्य सरकारों का है। तो कई बार हम देखते हैं कि किसानों का सही गिरदावरी नहीं होना, ये राज्य सरकार का काम है। उनके सही कटिंग, क्रॉप कटिंग का वो जो पैरामीटर्स हैं उस तक नहीं होना, वो भी राज्य सरकारों का काम है। वो केसेस जो हैं हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक गैप जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का है, अगर वो सही पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट्स, विभिन्न राज्य सरकारें अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दें, धरातल तक उनके अधिकारी इम्प्लीमेंट कर दें, तो इससे बढ़िया स्कीम कोई किसानों की हो नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, आप देख लें सॉइल हेल्थ कार्ड का जो है, जो जब तक आप ये पता नहीं रखता है कि ये ज़मीन जो है उसमें उसकी मिजाज क्या है, हमें पता ही नहीं होता। हम ज़मीन का मिजाज अलग है, किसान अलग बोता था, तो उसके पास में एक साइंटिफिक जो स्टडी जो सॉइल हेल्थ की जो थी वो बिल्कुल नहीं थी। वो इतना बड़ा गैप था और किसानी जो है एक मजबूरी का सौदा हो जाता था। इसीलिए किसान जो है लगातार हम देखते हैं वो कमज़ोर होता जा रहा था। तो एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनना, लेकिन जहाँ तक अगेन इसका भी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, क्योंकि हमारा किसान चाहे फसल बीमा योजना में हो चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड में हो, तो जो हम रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वो रिजल्ट अचीव होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉम्प्टनेस, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर जो हैं वो कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। सरकार, राज्य सरकारें के बाद में उनके अफसर, उसमें भी अगर गैप होगा तो भी लीकेज हो जाएगा। लीकेज का मतलब मेरा ये है कि उसमें लीकेज का वो इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट ने वहाँ फॉर्मुलेट की नेशनल लेवल पे पॉलिसी, हम नेशनल लेवल पे सरकार चाहती है, भारत सरकार, कि भाई जितना कि जितना यह फॉर्मुलेशन क्या ज़मीन पे उतरे, ज़मीन पे जो उतारने का काम है राज्य सरकारों का है, वहाँ पर ज़रूर ये बहुत बड़ा गैप है, चाहे सरकार के स्तर पे हो चाहे अधिकारियों के स्तर पे। जो गैप जिसमें नहीं है, बहुत कम है, वो हैं प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, जो डायरेक्ट उनके खातों में पैसा जो जमा होते हैं, किसान सम्मान योजना, तो उनके खातों में वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा डायरेक्ट उनके खातों में जाता है। वो हम कह सकते हैं कि उसकी परसेंटेज ऑफ सक्सेस वेरी गुड, बहुत अच्छी है। लेकिन उसमें भी जैसे अगर मान लो आप डेटा फीड स्टेट लेवल पे अगर नहीं होगा तो उनके खातों में पैसा नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पैसा जो स्टेट के द्वारा फीडिंग होती है, उस फीडिंग के बेस पे भेजती है। और फिर ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि किसान की कहीं ये तकलीफ होती है, उनके ग्रीवेंसेस होते हैं कि भाई कि मेरा नाम नहीं है, मेरे खाते में पैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको भेज नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर जब तक लोकल लेवल पे उनके राज्य सरकार के अधिकारी फीडिंग नहीं करेंगे या राज्य सरकार का जबरदस्त कंट्रोल नहीं होगा, तब वो केसेज रहेंगे। तो 3 केसेज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 से किसानों की आय को दुगना करने के लिए ये जो प्रयास जो हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा है, और भी योजनाएं जो हैं वो आने वाले टाइम में पाइपलाइन में होगी। ठीक, अजय जी, इस पर क्योंकि देखिए मैं आपसे बात आगे सवाल इस पर लूंगी, लेकिन मेरा एक काउंटर सर सवाल आपसे ये हो जाता है कि अजमेर पहुंचे थे, ये मैंने अपने पहले सेशन में भी पूछा 2019 में, उन्होंने
ईआरसीपी की बात की थी, ये योजना कैसे आगे बढ़ रही है? अब आपने कहा कि राज्य सहयोग नहीं करता, यहाँ राज्य सरकार आगे बढ़ के 14,000 करोड़ रुपए स्वीकृत करती है, फिर भी ये योजना केंद्र की तरफ भी आरोप लग रहा है कि वहां से चीजें कुछ नहीं हो रही हैं। उस दिशा में क्या केंद्र आगे बढ़ रहा है? और यहाँ तो राज्य ने पहले कदम उठा दिया है। देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं, आप कदम उठाने की बात मैं मानता हूँ, मैं फिर वही बात आती है कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इज वन पार्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एट द स्टेज ऑफ द गवर्नमेंट सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इज इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्रास रूट लेवल। जो किसान जो हैं बहुत ज़मीनी पे उस पर हकीकत जो है उसमें अधिकारी जो हैं उनके स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में कितना है। तो आप स्कीम तो योजना तो बहुत अच्छी बना लेंगे, लेकिन उसकी पालना में ये काम धरातल पे जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बाद में भी वो अभी भी धरातल पे जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ। ठीक है अजय जी, योजना बनाना आसान है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं पहले कहना चाहूँगा, हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, हम सूरज के समीप अपना यान भेजना चाह रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके कारण से हम चंद्रमा पे भी अभी सफल अपना प्रक्षेपास्त्र भेज के आए हैं। हम अपने सभी इरादों में कामयाब रहे। मैं जानना चाहता हूँ हमारे पीपी चौधरी साहब से, क्या जोधपुर में प्रधानमंत्री जी फसल बीमा योजना लागू करवाने के लिए आए थे क्या सर? इतनी बड़े व्यक्तित्व, जिस देश का प्रधानमंत्री हरित क्रांति करता है, श्वेत क्रांति करता है, स्वामीनाथन के कॉन्सेप्ट्स को ये लागू किया जाता है, कुरियन के कॉन्सेप्ट्स को लागू किया जाता है, वहाँ पे हम क्या जोधपुर में प्रधानमंत्री जी के लिए इसलिए इंतजार कर रहे थे कि वो एक छोटी सी फसल बीमा योजना के बारे में बात कर रहे थे? हम तो कोई इनोवेटिव रिवोल्यूशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के यहाँ आने पे, और आपने तो फसल बीमा योजना और सिर्फ आने जाने की बात कर दी है। आप ये बताइए कि इनोवेटिव क्या ऐसा संदेश जोधपुर के लिए प्रधानमंत्री जी देके गए जिसके लिए जोधपुर का वासी तालियां बजाए? सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक्सपेक्ट करने की जो आप कर रहे हैं, मेरी एक बात सुनिए आप। पहले मेरी बात मुख्यमंत्री को भी किया जा रहा है। मैंने तसल्ली से सुना, आप मुझे तसल्ली से सुनिए प्लीज, आप मुझे बीच में रोकिए मत। एरिड जॉन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, आफरी, सेंट्रल एरिड जॉन जिनकी अभी बात कर रहे थे, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, दो इंस्टीट्यूट अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और या प्रधानमंत्री जी, हम छोटी सी बातों को, गहलोत जी ने क्या किया मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। पहले तो ये बताइए कि कोई इनोवेटिव, कोई रिवॉल्यूशन जोधपुर के लिए है कि नहीं प्रधानमंत्री जी के जहन में, या हम सिर्फ राज्य सरकार के ऊपर लिपापोती करके चले जाएंगे? ये जानना चाहता हूं मैं आपसे। देखिए, मैं इनकी जानकारी में इनकी अपडेट कर दूं। शायद भारत का संविधान इन्होंने पढ़ा नहीं होगा। कृषि क्षेत्र जो है वो राज्य का विषय है, केंद्र सरकार उसको सप्लीमेंट करती है। ये काम राज्यों को करना है कृषि के मामले में। लेकिन ये बड़े उतावले और उस हिसाब से बोल रहे थे, जैसे कि मुझे ऐसे लगा है कि इतनी अज्ञानता तो मैं नहीं समझ सकता था कि भाई कि कृषि क्षेत्र जो है, ये कृषि का काम जो है भारत के संविधान के तहत में स्टेट सूची में है, और पूरा का पूरा कृषि का मामला जो है, चाहे पानी का हो, जल जीवन मिशन का, चाहे कृषि का हो, ये सारे विषय जो हैं ये राज्य सरकारों के विषय है, केंद्र का नहीं है। केंद्र जो है, बिल्कुल अपनी अज्ञानता को स्वीकार करता हूं। अभी मेरी बात सुने, पहले बात पूरी करने दें। लेकिन केंद्र जो है, जैसे जल जीवन मिशन है, पानी का काम राज्य सरकारों का है, ड्रिंकिंग वाटर का सारा कंप्लीट 100% और राज्य विषय है। लेकिन उसमें केंद्र ने राज्यों की मदद कर रहे हैं कि 50% आप हर घर नल से जल पहुंचाइए, हम आपको 50% जो है सेव करेंगे। इसी तरह से कृषि के मामले में जहाँ पर रिसर्च वगैरह का मामला है वो हम मान सकते हैं, लेकिन बाकी का जो इम्प्लीमेंटेशन का, कंप्लीट कृषि का, ये हो ही नहीं सकता केंद्र का। आप सारी केंद्र से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो बहुत लार्जर पॉलिसी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को कन्वे की जाती हैं,
और इम्प्लीमेंट धरातल पे करने का काम जो है पूरा का पूरा राज्य सरकारों का है, उसमें केंद्र का कोई रोल नहीं। जी, मैं अपनी अज्ञानता पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। संवैधानिक जानकारी मुझे शायद नहीं है, ये भी मैं आप जैसा कि मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैं, आप सुनिए मेरी बात, मैं मानता हूं, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर। आपने मुझे कहा कि शायद अज्ञानता में, अज्ञानता को स्वीकार करता हूं। इस देश के एक साधारण नागरिक के रूप में सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूं कि केंद्रीय कृषि विभाग और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का क्या काम है। क्या वो बेईमानी से हैं कि वो राजस्थान सरकार पे डिपेंड करेंगे, या वो आगे आके कुछ इनोवेटिव बातें, कुछ इनोवेटिव चीजें इस शहर के, इस देश के लिए लागू करेंगे, या वो सिर्फ राज्य सरकार पे ही रहेंगे? आप मुझे इतना सा बता दीजिए। और एक बार मुझे इतना बता दीजिए कि केंद्रीय कृषि विभाग का कार्य क्या है। ठीक है सर, चलिए ये जो आपने सवाल सेकंड टाइम पूछा, इस पर मैं जवाब ले लूंगी, क्योंकि फिर वही होगा, फिर वो यही बोलेंगे, फिर वो आप वही बोलेंगे, फिर आप वही सवाल पूछेंगे, तो थोड़ा इससे आगे बढ़ते हुए। काजरी हो चाहे आफरी हो, और चाहे केंद्रीय इंस्टीट्यूशन हो जो कृषि से संबंधित, ये इंस्टीट्यूशन जो हैं वो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, और ये इंस्टीट्यूशन आज से एस्टेब्लिश नहीं हुए। 70 साल तक कांग्रेस, पहले जो करीब 60 साल तक तो कांग्रेस का ही राज रहा। जो काम ये नहीं करते हैं वो काम वैसे इनकी आदत वैसे कांग्रेस की है ही है। वो जो काम ये खुद नहीं कर सकते मोदी जी के भरोसे छोड़ते हैं, वो मोदी जी को ही पूरा करना होता है। और इंस्टीट्यूशन की घोषणा इनके हमारे आपने बोलने की आदत जो बीच में बोलने की है, ये पहले इनकी बंद करवा दीजिए। इनको कहते हैं जब डिस्कशन, आप सुनने की आदत ले लीजिए। बोलना बंद करवाने से बेहतर है सुनना शुरू कर दीजिए। आप बोलिए, जब आप पूरा कर दें तो मुझे बता दीजिए। चलिए मैं ठीक सर, मैं एक सवाल आपसे ले लूं, उसके बाद मैं सर के पास आती हूँ। आपने कहा इनोवेशन केंद्र क्या ला रहा है, क्योंकि हम राजस्थान में बैठे हैं और मैं मानती हूँ कि ज्यादा जिम्मेदारी किसी भी राज्य सरकार की बनती है। आप अपने लिए यानी राजस्थान की जनता के लिए आप क्या इनोवेटिव लेकर आए, और आज गहलोत साहब क्यों नहीं हुए? वो कोई केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा फंक्शन नहीं था ना, उनको आना चाहिए था, वो नेतृत्व क्यों नहीं था? नहीं, हमारे लिए बिल्कुल स्पेसिफाई था। आप इसको, नरेंद्र मोदी जी का आना हम सबके लिए बहुत उत्सुकता का विषय था और होना भी चाहिए। इसको साधारण रूप में हम नहीं टाल सकते। हमें तो थी एक्साइटमेंट, किसी को हो नहीं हो। मैं गहलोत जी क्यों नहीं आए ये उनका प्रश्न है, इस पे मैं नहीं जाना चाहता। पर गहलोत जी के इनोवेशंस की बात करूं तो आप चाहे तो फैशन टेक्नोलॉजी देख लीजिए, चाहे आयुर्वेद विश्वविद्यालय देख लीजिए, चाहे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देख लीजिए, चाहे FDDI देख लीजिए, या कौन से इनोवेशंस अशोक गहलोत साहब के नहीं किए हुए हैं। आप अपने खाते का एक बता दीजिए। आप भी यहाँ पे सांसद रहे हैं, जोधपुर के बहुत सारे हिस्से जो जोधपुर कलेक्टर के अधीन आते हैं वो इनके सांसद उसमें आते हैं, और उसके कारण से एक तो इंस्टीट्यूट अपने खाते का बता दीजिए चौधरी साहब, बड़ा आनंद आ जाएगा। ठीक है, उनका खाता। चलो इनको आनंद भी दे देते हैं अभी हाथों हाथी। ऐसा तो पहले तो गहलोत साहब नहीं आने का, आप देखिए देश का प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम है, और वहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री नदारद, ये राजस्थान की जनता और जोधपुर की जनता के प्रति उनकी गंभीरता। आप प्रधानमंत्री जी से बात करते, कोई विकास की बात करते, आपकी ज़रूरत बताते, राजस्थान की ज़रूरत बताते, मारवाड़ की ज़रूरत बताते, लेकिन उनकी गंभीरता जो है आप सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी गंभीरता से पिछले हम 4.5 साल से देख रहे हैं। उनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार हमने नहीं देखी। उनके खुद के विधायक कह रहे हैं। अभी आप ये भी मना करोगे कि हमारे मंत्री नहीं कहते हैं? आपके मंत्री पब्लिक में ये कहते हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार हमने, कांग्रेस की सरकार हमारी नहीं देखी, और विधायक धरने पे बैठते हैं इस भ्रष्टाचार के मामले में। बाड़मेर के विधायक ने कहा, ओशिया के विधायक ने कहा, और भी कई विधायक ने कहा, आपके खुद के मंत्रियों ने कहा। ये हम तो कहते जो कहते ही हैं, लेकिन खुद के लोग कहते हैं एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा कि वो उपलब्धि, देखिए रेलवे के सेक्टर में, मैं डेटा से बता रहा हूँ आपको, 2014 के पहले 2014 में 630 करोड़ रेलवे को राजस्थान को मिलते थे। अभी रेलवे को 9,600 करोड़ रुपए रेलवे को अभी इस बजट में दिए। ये मेरी राय में इनको फर्क समझ में कम आएगा। ये रेलवे का देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज पहली बार देश में पिछले 9 सालों में। आपके खाते का कोई इंस्टीट्यूट बता दीजिए। इनको एक बार आप बोल लीजिए।
बोल लेने दीजिए कंप्लीट, फिर फिर ये आदत दिस इज आदत नॉट ऐसे- मैटर ऑफ इरिटेशन, वी हैव टू। नहीं, वो आदत बीच में नहीं, अजय जी नहीं, प्लीज, सर, आप बोलेंगे ना, वो बोलेंगे, आपको भी साहब, नहीं अच्छा ऐसे लगेगा। ऐसे मत डिस्कशन हम कीजिए। ऐसे चैनल पे हम अच्छा करना लग रहा है ना, पसंद वो नहीं point करेंगे। पे बोल दिस इज रहे हैं, नॉट द point में पॉइंट। सवाल आप पूछिए। बुलाने के पहले पता लगा ठीक। दीजिए, अगर ज्यादा इनको उत्सुकता है तो इनको बोल लीजिए, मैं रख नहीं लेता सर, हूँ। सर प्लीज ये रखते हैं ऐसे। आप please हाँ, बोलिए, कोई आप समय देखिए बताओ। भरपूर है, आप अपने पॉइंट रेज आप कर इन्हीं सकते को हैं बोलने यहाँ पे। दीजिए, मैं चुप ही रहता हूँ। नहीं नहीं, अपनी बारी में आप दोनों लोग बोलिए प्लीज, आप बोलेंगे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा और ये बोलेंगे जब ये बोलते हैं मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूँ, और ये संस्कार है कि बीच में इंटरप्ट नहीं करना। अगर कोई बोल रहा है बीच में इंटरप्ट करता है तो हम देख सकते हैं कि कौन से संस्कार है। मेरी समझ के बाहर की बात है कि इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। आप बात एक जना की समाप्त होने के बाद में कह सकते हैं, लेकिन बीच में ही बात लगातार कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं बता रहा था कि आपको, जैसे रेलवे के क्या जवाब है इनका? क्या 2014 तक राजस्थान को 600 करोड़ नहीं मिले थे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम? और अब जो है रेलवे को 9,600 करोड़। क्या ये फर्क नहीं है? फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के वक्त 2014, पिछले 10 सालों में 2014 तक राजस्थान को कांग्रेस की सरकार होते हुए भी 1,60,000 करोड़ विकास के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने राजस्थान को दिए। मोदी जी ने बिना किसी भेदभाव के 8,71,000 करोड़ दिए। ये मैं फिगर आप चेक कर लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि विकास की बात करें। 8,71,000 करोड़ केंद्र दे रहा आपको 9 साल में। मनमोहन सिंह राजस्थान को दे रहे हैं 1,60,000 करोड़। केंद्र दे रहा है, मोदी जी दे रहे हैं 2014 से अभी तक 9 साल में 8,71,000 करोड़। अब आप कह रहे हैं कि विकास की बात करें। अब 8,71,000 करोड़ में मैं कितने गिनाऊं, कितने विकास आप कर सकते थे? कहाँ किया? आपको पंचायतों का फंड भेजा गया। आपने पंचायतों का फंड जो है वो और जगह डाइवर्ट कर दिया। पूरे मेरे लोकसभा क्षेत्र में 500 ग्राम पंचायतें हैं, वो त्राई त्राई कर रही हैं। आप देश में करीब 2,60,000 ग्राम पंचायतें हैं। अगर इस तरह राज्य सरकारें करेगी तो विकास कहाँ होगा? पहले जब हमारे वसुंधरा राजे जी की गवर्नमेंट थी तो मोदी जी ने 2014 से 2018 के बीच हर ग्राम पंचायत को उसकी जनसंख्या के हिसाब से 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपया का फंड दिया था। अभी ग्राम पंचायतों को पिछले 4.5 साल में अशोक गहलोत ने कुछ भी पैसा नहीं दिया। कहाँ गया पैसा? कौन से मद में डाल दिया? आप महिलाओं को अगर आप मोबाइल देते हैं और आधे दूधे दे करके अब आप कह रहे हैं कि हमसे एक गारंटी कार्ड ले लो। हम गारंटी कार्ड देते हैं कि कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी तो आपको मोबाइल दे देंगे। क्या ये वोटर को परसुएट करने वाली बात नहीं है? आज प्रदेश का कर्जा देखिए, जो प्रदेश का कर्जा है वो शीर्ष पे है। आप ये बात करते हैं कि हम राजस्थान को ले जाते हैं, आप अशोक गहलोत जी की बात करते हैं। आज राजस्थान क्राइम रेट की ब्यूरो देखो, सेंट्रल क्राइम ब्यूरो ये कहता है राजस्थान महिलाओं पे, बच्चों पे बलात्कार पे, पिछड़ी जाति के बलात्कार पे, महिलाओं पे बलात्कार पे पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे है। ये आपने काम नंबर 1 पे इसमें तो लाके कर दिया, लेकिन विकास में आपने काम नहीं किया। तो यही नहीं, इसमें आप जल जीवन मिशन का देख लीजिए, ये तो जीता जागता उदाहरण है। मोदी जी ने आपको 30,000 करोड़ भेजा और खास करके पश्चिमी राजस्थान को आपको वो खर्चा करना था। आपको पैसा इसलिए भेजा कि आप उसको पैसे को स्पेंड करो। आपने स्पेंड करने की बजाय उसमें से सिर्फ 6,000 करोड़ खर्च किया, बाकी का पैसा सारा पड़ा आपके पास में। आप बताइए, आप काम करना नहीं चाहते हैं? आप कुर्सी के 2 पहिए आप सचिन जी पकड़ लेते हैं, 2 पहिए अशोक जी पकड़ लेते हैं, और 4.5 साल आपने खराब कर दिए। जनता का पैसा आप खर्च नहीं कर पाए। और यही नहीं, जल जीवन मिशन का आपने 10,000 करोड़ का टेंडर किया और 45% अब वो BSR कर दिया। मैंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया, मैंने कहा कि ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ये सब मिलीभगत है। उसमें सारों की इनकी हालत खस्ता हो गई, रातों रात टेंडर कैंसिल किए, नहीं तो सारे जेल जाते। तो आप सोचते बात कर रहे हैं विकास की, इसका जवाब दे दीजिए। मैंने जो बात कही उसका जवाब दे दीजिए। अब आप बीच में बोल करके जवाब दे दीजिए आप। ठीक, अजय जी।
मैंने तो छोटा सी प्रश्न किया था, आप नाराज हो गए, आप अपने खाते का एक इंस्टीट्यूट बता देते सर। नाराज नहीं, इंस्टीट्यूट आप 8 लाख अब आप बीच में 71,000 बोल रहे हैं करोड़ सर, अब इंस्टीट्यूट आप से बीच कम में है बोल क्या? रहे हैं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं सर। आप अपने खाते का एक इंस्टीट्यूट किस जोधपुर में बता देते, भोपालगढ़ में बता देते। सर मैं चाहती हूँ सवाल के जवाब में अगर सवाल होगा तो चलो, फिर ठीक है। चर्चा नहीं हो पाएगी। आप सवाल के जवाब में मैं जवाब institution दीजिए। बता मैं दूं। चाहूंगा कि मैं चाहूंगी ये भी सवाल ना करें, जवाब दें। आप इन्होंने जो सवाल रखे उसके जवाब आप दे दीजिए, फिर आप जो पूछेंगे मैं इनसे जवाब ले लूंगी। हो क्या रहा है कि सवाल के सवाल जवाब में भी सवाल ही है। आपने कहा रेलवे में आपने विकास किया, पूरा अमान परिवर्तन और ब्रॉडगेज क्या भारतीय जनता पार्टी ने करी थी या उससे आपके शासन 2014 में आने से पहले हो गई थी? मुझे इतना सा बता दीजिए सर। पूरे राजस्थान में जो अमान परिवर्तन हुआ और ब्रॉडगेज हुआ था, क्या आपके 2014 में आने से पहले पूरा राजस्थान ब्रॉडगेज में कन्वर्ट नहीं हुआ था? कि उस समय भी कहीं मोदी जी ने गुजरात से भेजा था? सर, आंकड़ों के मायाजाल में आप इस जनता को दिग्भ्रमित करने से बेहतर है कि धरातल पे क्या इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं उन्हें बताइए सर। ये गिनती, रुपया पैसा इतना बढ़ाया, इतना लगाया, राजस्थान सरकार ने क्या किया? राजस्थान सरकार ने अगर सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स में अगर महिलाओं को फ़ोन दिए और कुछ कम पड़ गए, आपको अप्रिशिएट करना तो कहीं गया कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने सरल चरित्र के साथ महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए उनको टेलीफोन दिया, आप उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। सर, कहीं तो सोशल सिक्योरिटीज़ के प्रति आप भी सिंपैथी वाला रवैया रखिए। आप हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, हम करेंगे कुछ नहीं और करने वाले के ऊपर आक्षेप पे आक्षेप, आक्षेप पे आक्षेप, आक्षेप पे आक्षेप करते जाएंगे। क्या सुधार नहीं हुआ? कहाँ यहाँ सिटी चार्टर यहाँ हुआ, राइट टू सर्विस यहाँ हुआ, राइट टू सर्विस में पासपोर्ट के बनने लगे, 127 जो सेवाएं ली थी आवश्यक रूप से उनको पूरी की गई। ये कांग्रेस सरकार के काम है। राइट टू हेल्थ कांग्रेस सरकार ने किया, चिरंजीव योजना कांग्रेस ने करी, दुनिया को फायदा, आरजीएचएस का फायदा मिलने लग गया। आपके मुंह से कभी तारीफ ही नहीं निकलती, इसका क्या कारण है? आपको खुश होना चाहिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं करती बीजेपी की, तो तारीफ तो देखिए कोई भी राजनेता एक दूसरे दल का नहीं करेगा। ये जो नहीं ये नहीं, बात जो इस कह रहे हैं परंपरा फंड को का, हटाने के लिए कि मैं, फंड आप में बहुत से- सज्जन और सम्माननीय सर, व्यक्ति है, इनसे तो मैं एक्सपेक्ट कर ठीक सकता हूँ अच्छी सर, चीजों की तारीफ टेंडर, करें। सर, टेंडर को लेकर जो सवाल उन्होंने पूछा, जो फंड आपको टेंडर को लेकर जो सवाल पूछा, फंड जो केंद्र की तरफ से आ रहे हैं उन फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा आरोप। और तीसरी पर तो आप गिरते ही हैं, मैं सचिन दावे पायलट से और कह सकता आपके हूं, तमाम नेता आपके लिए मुश्किलें तो पैदा कर जिन रहे हैं। विभागों के लिए इन्होंने कहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उन विभागों में आपको साथ ले जाके कहां पे कौन सा फंड आया। देखिए, फंड देना तो केंद्र सरकार का कर्तव्य होता है कि किसी भी राज्य को ऐड देगी तो केंद्र सरकार देगा ही देगा। राज्य सरकार अपने विवेक से उसको किस रूप में खर्च करे, ये राज्य सरकार का विवेक है। वो आपको डिफाइन करने के लिए वहां पे अकाउंटेबल नहीं है राज्य सरकार की, आप उनको बताएंगे कि इस पैसे को भेजा, हमने कहा अकाउंटेबल करे। जहां राज्य सरकार को उपयोगिता उस फंड की लगेगी राज्य सरकार करेगा, ये डिस्क्रिप्शन है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होऊंगा शायद सर, परंतु राज्य सरकार के विवेकाधिकार पे आप प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। राज्य सरकार के द्वारा अगर केंद्र ने भेजा है तो क्या घर लेके जाते हैं? दुनिया भर की सोशल सिक्योरिटी की स्कीम से क्या राज्य सरकार द्वारा नहीं खर्च की गई? क्या पंचायतों में परिवर्तन नहीं हुआ? हम राजस्थान सरकार के डिस्क्रिप्शन को चैलेंज कर रहे हैं। कल को आपकी सरकार आएगी तो यही प्रश्न वहां पे खड़े हो जाएंगे। बेहतर यही कि राज्य सरकार को उनके विवेक से काम करने दिया जाए। सर, फिर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, फिर लाल डायरी का जिक्र होता है जो आज भी प्रधानमंत्री करके, आप कह रहे हैं घर नहीं ले जाते, तो फिर आप हिसाब भी नहीं देते। जो लोग काम करेंगे उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। इनके अडवाणी जी पे हवाला डायरी के आरोप लगे थे, क्या उसका जवाब दे पाएंगे आप? गडकरी जी पे डायरी के आरोप लगेंगे, उसका जवाब दे पाएंगे? बहुत सारे हैं, ये तो प्याज के छिलके उतारेंगे, जितने उतरते जाएंगे। जूदेव सिंह कहते थे पैसा भगवान है, भगवान से कम नहीं, उसका आरोप का जवाब दे पाएंगे? हजारों हैं, अभी तो 10 साल हुए, 70 साल होंगे ना, तो पता चल जाएगा कितने चीथड़े उड़ते हैं भ्रष्टाचार के। अभी तो शुरुआत हुई है सर, 10 साल में आप जितना उत्साहित हो रहे हैं, 70 साल में इतना मेंटेन करके इतने कम आरोप लग रहे हैं, आप 70 साल में क्या स्थिति में होंगे इसकी कल्पना बहुत सहज है। देखिए, ऐसा है, आप जब इन्होंने बात की कि भ्रष्टाचार के आरोप, आपके सेक्रेटरिएट में से 2 करोड़ रुपए आपके अलमारी से मिलते हैं और उसके बाद में उसमें गोल्ड मिलता है, जो भी 1 किलो 2 किलो गोल्ड। उन लोगों का क्या किया आपने? आपके पेपर लीक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 16 बार पेपर लीक। इतना वीक मुख्यमंत्री, क्या कानून व्यवस्था है? क्या जवाब है इसका कि पेपर लीक तो इनके ऐसे ही चलता है? उसके उन बेरोजगार युवाओं के साथ क्या बीती होगी जो घर पे तैयारी करते हैं और गरीब माँ बाप का बच्चा वो तैयारी कर करके चाहे ट्यूशन के पैसे खर्च करते हैं
और पिछले 4.5-5 साल में आप पेपर लीक की झड़ी लगा देते हैं और कोई एम्प्लॉयमेंट, आप रोजगार उसको दे नहीं पाते, और उसके साथ युवाओं के साथ इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये जवाब इस बातों का नहीं देते। जैसे हमने कहा कि 8,71,000 करोड़ हमने भेजे हैं, तो भेजे तो आप बता दो कहाँ कहाँ आपने खर्च किए। आप हमें पूछ रहे हो कि क्या किया, मेरे लोकसभा क्षेत्र का पूछ रहे हैं क्या किया। मेरे लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज दी, मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2 सेंट्रल स्कूल आई, मेरे लोकसभा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया जो है वो उसके लिए हमारे नेशनल हाईवेज के लिए आया। मेरे लोकसभा क्षेत्र में पाली रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा, 300 करोड़ का 5 स्टार रेलवे स्टेशन बन रहा। जैसे हम पहले देखते थे कि एयरपोर्ट पे सुविधा होती थी बड़े बड़े लोगों के लिए, अब उन गरीब लोगों के लिए जो ट्रेन से सफर करना चाहते हैं उनके लिए भी एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट की जैसी सुविधा ट्रेन के उनके प्लेटफॉर्म पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, ये हो रहा है। और उसका जो शिलान्यास बहुत जल्दी होने वाला है, दिसंबर के पहले पहले हो जाएगा। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 6 रेलवे स्टेशन अमृत योजना के तहत हैं, हर पे 15 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। और आप देखें, यही नहीं, अगर मैं आपको बताने लगूंगा और खूब सारे हैं कि हमने कम से कम 53 ठहराव लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और जहां पर दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का मामला है, ये कह रहे हैं कि हमने शुरू किया। आप शुरू करते हो और आप 30-30 साल लगाते हो, उस काम को हम कंप्लीट करने में 3 साल लगाते हैं। बात तो सही है, शुरू तो आप ही करते हो, कंप्लीट मोदी जी के लिए, इसीलिए जनता मोदी जी के लाए हैं कि भाई कंप्लीट आप नहीं कर पाते हैं। शुरू आप कर लेते हैं, आइडिया आप सोच लेते हैं, लेकिन कंप्लीट आप नहीं कर पाते हैं। आप दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर जो है वो कंप्लीट पाली का इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, जो कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अगले 30 साल तक कुछ नहीं होता। और उसके साथ में आप देखिए, आज वंदे भारत जो ट्रेन जो है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन जो इंडिया में भी जो है लोग उसको महसूस करने लगे। और आज जो जिस हिसाब से विकास के काम में हम किसी सेक्टर को उठा के देख लें, जो प्रधानमंत्री 24/7 काम करते हैं, उसमें उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम है भारत सरकार का, वो हम पूरा का पूरा वहाँ कर सकते हैं। लेकिन खास करके जो करीब 100 के आसपास योजनाएं हैं भारत सरकार की, और 42 योजना तो ऐसी हैं कोर योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ये सारी की सारी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होती है, कई योजना में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होती है स्टेट होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा नहीं कि हर एक डिपार्टमेंट, छोटे छोटे डिपार्टमेंट हो। ये हमारे फेडरल सिस्टम में, हमारे भारत के संविधान में ये व्यवस्था की है कि जो सेंट्रल के काम होंगे वो इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट आप नहीं दे सकते, स्टेट के माध्यम से होंगे। लेकिन सबसे पुअर इम्प्लीमेंटेशन जो केंद्रीय सेंट्रल स्कीम्स हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, उनका सबसे पुअर इम्प्लीमेंटेशन अगर कहीं है तो राजस्थान सरकार में। क्योंकि सिर्फ राजस्थान सरकार की ये मैं कमी नहीं बता रहा हूँ, उनकी खुद की योजनाएं पूरी नहीं होती है तो हमारी योजनाएं क्या करेंगे ये। तो इसीलिए ये राजस्थान सरकार का दायित्व बनता है कि केंद्र की योजनाओं की उसकी पालना करें और खुद की योजनाओं की पालना करें। अगर ये करते तो सारा काम हो जाता। आज रोड के काम इनके खुद के ठेकेदार को पूछते हैं आप आखिरी कैसे पड़ी, कि सरकार के पास फंड ही नहीं है। तो आप गवर्नेंस जो है आपकी इतनी पुअर है, आपका फंड मैनेजमेंट इतना पुअर है। मैं जब सांसद बना तो बजट जो था देश का 20 लाख करोड़ था, आज 50 लाख करोड़ है। उस समय जीएसटी जो है 40-45 हजार करोड़ ये मंथली कलेक्ट होती थी, आज 1,70,000 करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्ट होती है। इन लोगों ने शोरगुल किया कि जीएसटी लागू नहीं करना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो देश में ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं होते। तो ये तो बात करने लायक ही नहीं है। अगर करे तो ये अपने शौक से उससे भली कुछ भी बोलो, इनके बोलने में अगर कंटेंट्स नहीं है और कोई जस्टिफिकेशन नहीं बात का, कोई बात का जवाब नहीं देना चाहते ये, और उठपटांग वो बात की। मैंने 30,000 करोड़ की बात की, जल जीवन मिशन के 6,000 करोड़ खर्च किए। आप बताओ दूसरे राज्यों में तो सारे आगे चले गए, इनका जवाब क्या है, क्यों नहीं खर्च कर पाए? आपको पैसा दे, हमें एक सरपंच ने कल कहा साहब आप मुझे पैसा दो, मैं 1 मिनट में खर्च करता हूँ। और एक सरपंच ने कहा कि ये पिछले वाले सरपंच के पैसे आपने दिए थे, अभी तक खर्च नहीं किए, मैंने किए खर्च। तो ये निर्भर करता है गवर्नेंस का। इनकी गवर्नेंस पुअर है, दिस इज ए नोन फैक्ट। और इसीलिए राजस्थान को जो है एक पिछड़े अगले 10 साल लगेंगे इसको वापस पटरी पे लाने में। अजय जी, ये आखिरकार ये वजह इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि गहलोत और पायलट की जैसी लड़ाई है वो नुकसान कर रही है आपकी पार्टी को? नहीं, पार्टी को क्या नुकसान हुआ गहलोत और पायलट की लड़ाई से? देखिए, कितना भी खूबसूरत ड्रामा हो,
कितने भी उसमें पिक्चर में मूवमेंट आते हो, अंत भला तो सब भला। अगर हैप्पी एंडिंग है तो इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। हम अपने घर में लड़ रहे हैं और अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, एंडिंग तो नहीं हुई ना सर अभी तो। सुखद अंत की तरफ जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, इसलिए इसकी चिंता करने के विषय। घर में रावण और कुंभकर्ण में बड़ी लड़ाई हुई थी, परंतु वो जब युद्ध में गए तो दोनों साथ गए थे। वाद विवाद, बहस, मनमुटाव, मनभेद चलते रहते हैं। अगर हम सबके सामने एक साथ लड़ाई लड़ने आ जाते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, परिणाम आ जाएंगे सामने। आप देखिए दोनों मिलकर साथ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। बीजेपी ने आज ही एक पोस्टर भी जारी किया है और रावण का बीजेपी ने तो अपने पोस्टर में वसुंधरा जी को गायब भी कर दिया। पीपी चौधरी जी ने कभी कोक्लीजेंस ही नहीं किया, कभी इन्होंने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। इनकी लीडर रही है वो, पिछली बार मंत्री थे, ये अभी मंत्री नहीं है, न जाने क्या कारण रहे होंगे। मोदी जी बदलते रहते हैं, मोदी जी नोटबंदी करते रहते हैं, 2000 के नोट बंद करते रहते हैं, उस पर इनके कभी प्रश्न नहीं होते हैं। कांग्रेस पे तो इनके आक्षेप बहुत होते हैं, पहले नोटबंदी कर दी, फिर 2000 के नोट बंद कर दिए। इस देश की प्रतिनिधि मुद्रा, प्रादिष्ट मुद्रा, परिवर्तनशील मुद्रा, अपरिवर्तनशील मुद्रा, कोष, प्रतिभूतियां, इन सब मुद्राओं के प्रति मोदी जी के अविश्वास के कारण क्या थे, क्या आप बता सकते हैं? एक बात मैं आपसे इस पे पूछना चाह रही हूँ, अविश्वास की बात आप कर रहे हैं, जो भी बीजेपी कर रही है, कम से कम बीजेपी के अंदर से वो स्वर उतने मुखर नहीं निकलते हैं आपके लिए, क्योंकि वसुंधरा राजे को साइड भी किया गया तो वसुंधरा राजे खुलकर कुछ नहीं बोल रही। सचिन पायलट आप ही के गवर्नमेंट के अगेंस्ट बैठकर धरना दे रहे हैं। कई ऐसी महिला नेता हैं जो बगावत करती हुई दिख रही हैं, उनसे कैसे निपटिएगा? और ये ऐसे जो बड़ी खुशी की बात है कि इंटरनल हमारी जो डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रांग है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रही हरी का क्या घटिया जो भृगु ने मारी याद। छोटा बच्चा तो करता रहता है विवाद, अगर हरि का मन बड़ा है, रहीम कहते हैं कि भृगु ने मारी लात, तो उसकी चिंता ना कर। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी। छोटे बच्चे से कर दी और एक की हरि से कर दी है। मैं कहता हूँ आपने बहुत विवादित बात बोली। नहीं, इसको आप विवाद माने, ये हमारे मानसिक भावना है, इसको किसी भी रूप में दिया जाए। और हरि की तुलना आपने अशोक गहलोत से कर दी। आपने शायद भृगु, मैंने कहा हरि कहे, एक की भृगु से तुलना है और एक की हरि से तुलना है ना। आप थोड़ा सा इसको और वापस से कहे रहीम हरि का क्या घटिया जो भृगु ने मारी लात, है ना। एग्जाम्पल्स तुलना नहीं होती है। अगर एग्जाम्पल्स को हम तुलना में बताने लगे तो जीवन में हम उदाहरण खत्म हो जाएंगे, मुहावरे खत्म हो जाएंगे। आप मुहावरों को तुलना में मत लीजिए, उसको समझ के लिए बताया जाता है। हमारी लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये तुलनात्मक विषय नहीं है, समझने के विषय हैं। ठीक है। पीपी चौधरी साहब, क्योंकि ये बार बार सवाल उठ रहे हैं वसुंधरा राजे को लेकर, और इस पर भी जवाब क्योंकि बनता है, क्योंकि वो गायब है, आज भी प्रधानमंत्री के साथ वो नहीं थी। चेहरा कौन है आपके लिए राजस्थान में? देखिए, ऐसा है, वैसे अशोक जी तो जादूगर हैं, आपको पता ही है। तो जादू से ये बिजली गायब कर देते हैं, ये, हाँ तालियां बजाओ, जादू से बिजली गायब कर देते हैं राजस्थान में, जो 24/7 मिलती थी। अब तालियां बजाते हैं, ये तालियां बजा रहे हैं अशोक जी के लिए कि हाँ जादूगर हैं, बिजली गायब कर दी लोगों के। लोगों को पूछते हैं, मैंने कहा भाई क्या हुआ, बिजली गायब कहते हैं साहब, जादूगर है ना। तो जादूगर है, जादू से बिजली गायब कर देते हैं। और ऐसे भी जादूगर हैं कि सोनिया और राहुल की फोटो भी अपने पोस्टर में गायब कर देते हैं। अब कांग्रेस से आप बैठे हैं तो तालियां बजानी चाहिए आपको, क्योंकि वो अब वो खुद का, उनको समझ में ये आ गया कि अगर सोनिया और राहुल की फोटो अगर पोस्टर में लगा दी तो और भी डूब जाऊंगा, तो इसीलिए उन्होंने गायब कर दी। ये तो हमारे नेताओं की बात करें, लेकिन आपके तो शीर्ष नेताओं की बात वो आदमी बात कर रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पर। आपके राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं वो नेता नहीं है क्या? वो कहाँ है पोस्टर में? जो करोड़ों रुपया, 1500 करोड़ के आसपास उन्होंने आने वाले टाइम में, ये तो समय बताएगा। तो इन्होंने एक अडवाणी जी की फोटो बता दें आप बस। किया आप राहुल गांधी की चिंता करें, अडवाणी जी की फोटो बता दें आप सर। इनकी तो आदत जो पड़ी सर हम करे वो चमत्कार और दूसरे करे वो व्यभिचार, ऐसा मत करिए सर। जो पड़ी हुई है आप मत करिए सर। अडवाणी जी को लिया ही है सर, बहुत दुखी कुपित है। हम अस्थि विसर्जन, अटल बिहारी जी का अस्थि विसर्जन देखने के लिए तरस गए सर। ऐसा नहीं, आप कहें आक्षेप करें तो सुने वापस सर। हर जगह नाराज मत होइए सर, ये राजनीतिक नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी आप सर डिक्टेट मत करिए सर, हंस के जवाब दीजिए। बीच में बोलते हैं तो उसको लीजिए ना प्रश्न को सर। संस्कार ऐसे क्या करते हैं सर? सर राजनीति में अगर आपके में जब मतलब ही नहीं, ऐसा क्या बहस करें बताओ आप? अपने आप बीच में आप जिसको यही संस्कार नहीं है कि डिस्कशन में बीच में नहीं बोलना चाहिए।
आप बीच में लगातार बीच में बोल रहे हैं, इतना ठीक है। भी पेशेंस नहीं है, इतने उतावले हो रहे हैं बीच में बोलने के लिए, और जो जवाब पूछ रहे हैं वो जवाब दे नहीं रहे, अनर्गल जवाब दे रहे हैं। जो हमने सवाल पूछे उस पर चुप, और जो फालतू की ठीक है, बातें हैं वो लेकर ठीक के है, आएंगे। मैं किसी तो कोर्ट में नहीं आप- बैठा हूँ, ठीक है, अजय मैं जी, बराबर के संवाद करने वाले लोगों में से हूँ। मैं ठीक है। किसी अजय जी, कटघरे में प्लीज। खड़ा कोई मुजरिम नहीं यहाँ हूँ देखिए, personal जिसे आप होने, डिक्टेट सर। करेंगे। सर ठीक आपको है, बराबर अजय जी, जवाब लीजिए, ठीक, हम किसी अजय जी, कोर्ट में प्लीज, नहीं बैठे हैं, प्लीज, बिल्कुल सही बात है। आप अगर ये ठीक है। एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मुजरिम कोर्ट में बैठा है, जो आप आप प्रश्न जवाब मुझे करेंगे, कह रहे हैं हम देने यहाँ का। पे संवाद कायम करने के लिए आए हैं। ठीक है, अच्छा, हम मेरा अगला बराबर सवाल की सर बराबर की आपसे, स्थिति में मैं- आपको क्योंकि आपने संवाद जिक्र करना किया, चाहिए। ठीक है अजय जी, आप आपने- संवाद से आपने बचे जिक्र नहीं किया। सर, संवाद से क्यों बच रहे हैं आपने आप? जिक्र किया कि राहुल और सोनिया गांधी आप की मेरी बात सुनिए, इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? आपके समाज से बचिए। मैंने कहा 30,000 करोड़ हमने दिए, आपने 6 दिए, उसका जवाब क्या? कि मुझे कह रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, खुद जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि आपने 10,000 करोड़ का जब टेंडर जारी किया उसमें भ्रष्टाचार था, आपने कैंसिल क्यों किया? उसका जवाब दीजिए। उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने कहा कि 8,71,000 करोड़ हमने दिए, आपने कहाँ ठीक है खर्च सर। किए? उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक सर। अब आप जवाब खुद नहीं दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं। हाँ सर, हमने भी शायरी तो से जवाब नहीं, बराबर में जवाब से हमने होना भी तो चाहिए। पूछा नोटबंदी क्यों कि आप जवाब नहीं दे रहे सर, हैं। अभी वे हमने फिर- कहा 2000 के नोटबंदी के आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या एक ही व्यक्ति की नोटबंदी अकाउंटेबिलिटी जवाब देने की क्या अगर सर? इसका मतलब मैं आप यही अखबार कह रहा हूं, नहीं ये पढ़ते। संवाद का विषय है सर। नोटबंदी का ये दुनिया संवाद भर का में विषय है। क्यों की नोटबंदी? ये चीज जो है इतनी आ चुकी, आप अगर अखबार सर, नहीं पढ़ते, न्यूज नहीं सर, पढ़ते हैं, ठीक है। उसका तो हम सर क्या कर सकते प्रत्युत्तर हैं? नहीं है आपके पास। ठीक है सर। अजय जी, मैं अभी 1 मिनट, मुझे अभी मैं आप सबसे जो भी हैं यहाँ पर बैठे सवाल पूछना चाह रहे हैं उनसे भी सवाल ले लूंगी। आपने सर कहा कि पोस्टर से राहुल नहीं है, सोनिया नहीं है, क्योंकि उनके बलबूते जीत नहीं पाएंगे। यहाँ बीजेपी वसुंधरा राजे को सामने नहीं कर रही है, क्या लग रहा है कि उनके बलबूते नहीं जीत पाएंगे इसलिए मोदी जी को ही रख? देखिए ऐसा है, हमारे वहां पर जो है पार्टी जो सबसे बड़ी बात है, ये कांग्रेस की, देखिए दोनों में फर्क देखिए बहुत बड़ा। हमारे लिए सबसे पहले देश, उसके बाद में पार्टी, उसके बाद में व्यक्ति। कांग्रेस के लिए सबसे पहले व्यक्ति, गांधी परिवार, उसके बाद में पार्टी, उसके बाद में देश। ये जो फर्क है मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूं। कांग्रेस में सबसे पहले गांधी परिवार, उसके बाद में उनकी पार्टी, उसके बाद में तीसरे पायदान पे देश। बीजेपी में सबसे पहले देश, उसके बाद में हमारी पार्टी, उसके बाद में व्यक्ति। हमारे वहाँ व्यक्ति जो हैं, हमारे पार्टी जो है, हमारा निशान जो है वो कमल का फूल है। हमारे कोई व्यक्ति नहीं, इनके व्यक्ति हैं। इनकी क्यों परंपरा बनी हुई है गांधी परिवार की, इनके तो हमारे यहाँ पर जो है वो नेता जो हैं वो ये नहीं कि परिवार से आ रहा, किसी परिवार से। आप ये बताइए, ये कह दें कि हम गांधी परिवार को, सोनिया गांधी को नहीं मानेंगे, राहुल गांधी को नहीं मानेंगे, नेहरू से लगा करके आप तक चल रहा है वो परिवार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बता दी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के क्या उनके माता पिता, क्या उनके परिवार से कोई राजनीति में था? तो कहने का मतलब है ये डिफरेंस है, ये फर्क है। और इनके नेता तो ऐसे हैं जो यहाँ नहीं बोल सकते पार्लियामेंट में, वो सारे दिन बाहर घूमते रहते हैं। उनको पूछ ले पार्लियामेंट की उनकी अटेंडेंस क्या है, उसके बाद में देश के बाहर जाकर करके, इंग्लैंड जाकर करके, अमेरिका जाकर करके और भारत की डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आप बताओ, ये एग्जाम्पल पहली बार मिलेगा कि कोई देश की, मैं बताऊं, मेरे साथ में आप जिस समय बाहर कोई देश के जाते हैं, मेरे साथ में शरद पवार, मैं चेयरमैन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, इस फॉरेन अफेयर्स कमेटी का। उसमें हमारे पास में डेलीगेट आते थे, शरद पवार मेरे कमेटी के मेंबर हैं, उस समय मेंबर थे। उन्होंने किसी एक हमारे आदमी ने कोई सवाल इस तरह का पूछ लिया, उन्होंने कहा कि ये नेशन के अगेंस्ट में है, इनको कोई ये सवाल नहीं पूछे। तो आप सोचो, ये कैडर होता लोगों का। मैं अप्रिशिएट करता हूँ शरद पवार जी के उस स्टेटमेंट का, और उसको हमारे आदमी को हमने रोका कि उसमें वो ये देखते हैं कि नेशन के बाहर हैं तो हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, भारत से थोड़ा सा राजस्थान पे आ जाए सर, वसुंधरा राजे है कि नहीं चेहरा? देखिए, वसुंधरा राजे जो है हमारी नेता है, हमारी नेता है और नेता रहेगी। लेकिन हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारा चुनाव कमल का फूल है और इसमें कोई गलत नहीं है। और ये अगर सोचते हैं इनका कोई व्यक्ति है, हमारे कोई व्यक्ति नहीं, चुनाव कमल का फूल है। और उसके बाद में नेता का चुनाव जो है वो पार्लियामेंट बोर्ड करता है, यही सिस्टम होता है। और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो पार्टी का, वो कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है।
इसीलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बात करता हूँ। हमारे पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, लेकिन सर इनका उत्तर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उत्तर प्रदेश वो में व्यक्ति चुनाव होते विशेष से हैं, बात करता है। ये फर्क है सर दोनों उत्तर पार्टी में। प्रदेश में चुनाव होते हैं तो योगी को सामने रखा जाता है और बताया जाता है ये मुख्यमंत्री चेहरा है, देखिए, लेकिन ऐसा यहाँ है, पर वसुंधरा ये- राजे की ये- जगह कमल का चेहरा क्यों रख देते हैं? कमल क्यों आते ये हैं? हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, वो सुप्रीम बॉडी है और हर पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, व्यक्ति होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ठीक है है सर। राइटिंग में। ठीक है। और सर आप अशोक गहलोत तो उनको तो ऊपर से आदेश की भी जरूरत नहीं है, वो तो ये कह चुके हैं कुर्सी छोड़ ही नहीं रही है, मैं तो हटना चाहता हूँ, कुर्सी पकड़ के बैठे हैं। तो इसमें गलत क्या कह दिया उन्होंने? कोई असंवैधानिक बात तो नहीं कही है। अगर कुर्सी उनको पकड़ के बैठी और कुर्सी उनको चाहती है, प्रदेश उनको चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें अनुचित क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वाजिब है। वो कुर्सी नहीं छोड़ रही इसलिए वो नहीं छोड़ रहे। क्या वो 13 दिसंबर के बाद तो शपथ, मेरी बात सुनिए सर, आप, इसमें ये नहीं है, एक इसमें मिनट, ये arrogance नहीं 13 है क्या? दिसंबर के आला बाद में क्या कमान वो यहाँ पर इतना रिस्पेक्ट, क्या वो- कांग्रेस कांग्रेस में आला कमान का अपना कोई वो नहीं है? अशोक गहलोत पहले ही ये इंडिकेशन वो- अपनी तरीके वो- से दे दे रहे वो कि भाई मेरे को डेमोक्रेटिक- कुर्सी नहीं छोड़ना। डेमोक्रेटिक तरीके से बने हुए चीफ मिनिस्टर है। अगर वो बात शपथ वाले दिन 13 दिसंबर 2023 के बाद कहते हैं कुर्सी नहीं छोड़ रहे, तो आप उनको असंवैधानिक कहिएगा। जब तक वो अपने पार्लियामेंट्री सारे के सारे विधायकों के द्वारा घोषित मुख्यमंत्री है, वो कैसे कहते हैं कि कुर्सी मेरे को छोड़नी चाहिए? ये असंवैधानिक बात तो हम कर रहे हैं कि उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्यों यहाँ पर ये नहीं कहना चाहिए भारतीय कि ये हमारी पार्टी भी ऐसे चलती कि जो तो- सब लोग तय करेंगे वो हम तय तो करेंगे? क्या तब- इंडिविजुअल तो- अशोक गहलोत तय तो कर लेंगे कि अभी मैं उन- हूं अकेला अभी 2 मुख्यमंत्री महीने चेहरा? चुनाव में घट रहे, क्या कुर्सी छोड़ के चला जाना चाहिए उनको? नहीं, क्या उनको मुझे ये बिना समझ में आला नहीं आई। कमान के- अगर वो 13 आपको इसमें दिसंबर के arrogance बाद नहीं दिख रहा चुनावों के अशोक गहलोत परिणामों का? के बाद जबरदस्ती बैठे रहे कुर्सी पे, तो आप कहिए ना कि आपने नियत कार्यकाल में वो कुर्सी पे नहीं बैठे उन्होंने रहेंगे क्या? इंतजार ही नहीं इस किया पे कि काहे कोई का प्रश्न ऊपर से है? उन्हें आदेश तो करे, वो थोड़ी सी- पहले मान के बैठे हैं कि वो कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं और ये इंडिकेशन ऊपर वालों के लिए है। दिक्कतें यहाँ पे ये आ रही है कि अशोक गहलोत साहब ने इस प्रदेश की डेमोक्रेसी को जिंदा किया। उन्होंने मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका में जो पिछली बार हुआ था वो यहाँ राजस्थान में नहीं होने दिया। एक सक्षम मुख्यमंत्री की तरह, अंगद की पैर की तरह वो जमे रहे और उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी और इस लोकतंत्र को बचा के रखा राजस्थान में। इसका धन्यवाद उनको जाता है। मैं चाहता हूं कि इसकी तालियां भी अशोक गहलोत साहब के लिए होनी चाहिए। हाँ, अब मैं चाहूंगी कि वैसे तो सब लोग समझ ही रहे हैं कि पैर हिलाना कौन चाह रहा था, आप बता सकते हैं किन के हाथ थे पैर हिलाने में अशोक गहलोत के? जी, व्यवस्थाएं तो सारी ऊपर से चल रही थी और हमारे अपने को भी कोई मन में आ गया हो तो अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट जाता है तो उसको भूला नहीं कहता, उसको भूला नहीं कहते। वो भूला लौट आया है ना? हाँ, बिल्कुल लौट आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतनी की इजाजत दे रहा है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।